हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में आज का क्वेश्चन है मेंस का, तो उसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हम 10 अक्टूबर को पॉलिटी की प्रीलिम्स की टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और मैं 9 अक्टूबर के इवनिंग में वो टेस्ट अपलोड कर दूँगी जो कि विजन आईएएस की है। तो प्लीज़ आप उस टेस्ट अटेम्प्ट करना रिलीजियसली, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है या ग्रांटेड नहीं लेना है। प्रॉपर तरीके से आप टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जो हमारे एक्चुअल प्रीलिम्स का जो टाइमिंग होता है 9 AM से लेके 11 AM तक, तो उसी दरमियान अगर आप सॉल्व करोगे तो शायद आपका माइंड जो है वैसे ही प्रोसेस करेगा एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप 10 अक्टूबर को उसी टाइम ड्यूरेशन में वो टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। तो यही बताना था। और मेंस के आंसर राइटिंग डेली करते रहिए। तो ये आज का क्वेश्चन है जो कि हमने लिखा है यहाँ पे और उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो केसेस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द सुप्रीम कोर्ट possesses extraordinary powers to ensure complete justice in any case. Discuss the scope and significance of these powers in addressing gaps in law and delivering justice. तो ये हमें 250 वर्ड्स में क्वेश्चन एड्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का कैसे लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Supreme Court of India under Article 142 possesses extraordinary power to ensure complete justice and allows the court to bridge gaps in law and deliver justice when existing legal provisions are inadequate. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 142 उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट जस्टिस। मतलब जहाँ पे एक्ट है, लॉज है, उसके अकॉर्डिंग अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या इंटरवेन करता है और वहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करता है। मतलब उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है क्वेश्चन का। इसको आप ब्रीफली भी लिख सकते हो, इतना भी लिख लो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 142 possesses एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। इतना भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पावर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद उसका स्कोप एंड उसका सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब हेडिंग डाली है स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 142 ग्रांट अथॉरिटी टू सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर और डिक्री टू कंप्लीट जस्टिस। कोई भी ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर केस के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है अंडर आर्टिकल 142, नहीं। कोई भी केस हो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे ज़रूरी है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं, ठीक है। मतलब इंटरवेन कर देते हैं वहाँ पे। जैसे कि अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उन्होंने आईआईटी जो है वहाँ पे जो पुअर लोग होते हैं उनके पास इतनी फ़ीस नहीं होती है कि वहाँ पे एडमिशन ले सके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 के वहाँ पे इंटरवेन किया। और अब जो है जहाँ जो लोग वनरेबल है, जो फ़ीस नहीं भर सकते हैं, वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफ़िल करो तो आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कोर्ट डिजॉल्व डेड लॉक मैरिज अंडर आर्टिकल 142 इन नारायण दत्त तिवारी वर्सेस उषा शर्मा। 2023 का ये वर्डिक्ट आया था, वो यहाँ पे मेंशन किया है जो कि मैरिज के ऊपर था। नेक्स्ट है यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म। ये स्कोप है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, मतलब इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट।
अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ये 2023, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये 2023 का है या 2024 का है, जो चंडीगढ़ में इलेक्शंस हुए थे तो उसमें धांधलीबाजी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके वो दोबारा इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट किए थे। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट इंटरवेन टू एड्रेस इनसफिशिएंसीज इन गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है आपको पता है ना, जो भी एक्ट और लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, उसको एग्जीक्यूट जो करते हैं वो होते हैं आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, ये सब होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो एग्जीक्यूट किए जा रहा होता है उसको बोला जाता है गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपको पता है 2020 में कोरोना चल रहा था, तो वहाँ उस टाइम पे माइग्रेंट जो वर्कर्स थे वो अपना शहर छोड़ के अपने गांव जा रहे थे, तो बेचारों के पास इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं होता था, फूड भी नहीं होता था। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप इनको फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा आता है वो आप इन लोगों को प्रोवाइड करो। तो चप्पल भी बांटे गए थे इस दौरान। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम किया था। थर्ड है यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन इन पॉलिसी जो होती है उसके अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकती है, ये भी स्कोप है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 के। ठीक है, व्हेन ह्यूमन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर एट स्टेक, मतलब जब इनको खतरा होता है, ह्यूमन राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जब खतरा होता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरवेंशन करता है पॉलिसीज़ के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है मैंने यहाँ पे मैंडेटेड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर इन दिल्ली, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं था, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए पोल्यूशन अच्छा नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने मैंडेट किया पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के लिए दिल्ली में। ये जो केस था उसी के अंडर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, ये उस टाइम का केस था, तब किया था, डायरेक्ट इंटरवेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी एक स्कोप है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे स्कोप, हम स्कोप देख रहे हैं तो स्कोप को ही देखेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लॉज भी बनाते हैं। तो बिल्कुल ये विशाखा गाइडलाइन जो राजस्थान का केस था, तो उसी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस दिए थे, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो एक्ट आया था 2013 में, तो इसी के अकॉर्डिंग आया था। क्योंकि ये गाइडलाइन इसीलिए दी थी सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था वर्क प्लेस जो होता है वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था विमेन का। तो यहाँ पे केस जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, और वो उसी के बेस्ड इन्होंने की थी जो ये हमारी CEDAW जो है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है इसका, कुछ लोगों को फुल फॉर्म भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो आपको देखना है यहाँ पे CEADW, तो बट यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है, ये जो D और ये है आगे पीछे होता है, तो वो आप याद रख लेना। ठीक है, और विशाखा गाइडलाइन ऐसी है कि जहाँ पे भी वुमेन सेफ्टी की बात आती है, वुमेन हरासमेंट की बात आती है वर्क प्लेस पे, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और या कहीं पे विमेन एम्पावरमेंट की भी बात आती है तो इसका भी इस्तेमाल आप विशाखा गाइडलाइन का कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको सोशल इश्यूज़ आते हैं और अदर चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे आप ये विशाखा गाइडलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप एथिक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ प्रोसीजर लॉज।
जो प्रोसीजर लॉ होते हैं उसके अंडर रिलैक्सेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, कोर्ट बाईपास ट्रेडिशनल कंपेंसेशन टू डिलीवर रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ भोपाल ट्रेजेडी। भोपाल ट्रेजेडी हुई थी 1984 को, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई थी और अभी भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं, जो भी लोगों ने फेस किया था उनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ थे उसके अंडर इतना रिलीफ, मतलब इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया था, कंपेंसेशन ये सब मतलब इमीडिएटली नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और जो इसके विक्टिम्स थे उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये केस जो था यूनियन कार्बिडे कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, मतलब इतने जल्दी वर्डिक्ट नहीं मिलता है। आगे एक केस है, मैं उसके बारे में बता दूंगी आपको, ठीक है, कि कितना डिले होता है इसमें कंपेंसेशन में भी और रिलीफ प्रोवाइड करने में भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पावर्स इन डिलीवरिंग जस्टिस। जो हमारा आर्टिकल 142 है उसके अंडर जो सिग्निफिकेंस आते हैं, उसके सिग्निफिकेंस जो आते हैं पावर डिलीवरी करने में, तो उसी के बारे में यहाँ पे इसका महत्व ये है कि जो भी फीलिंग लीगल गैप्स, जो भी गैप आता है लीगल एक्ट में, लीगल जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर, तो इसको मतलब फील कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है 142 आर्टिकल के अंदर, तो उसी का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ये जो गैप है इसको फील करता है। तो एंश्योर जस्टिस इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज बाय लेजिस्लेटिव, ये इंश्योर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी जस्टिस है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा लेजिस्लेटिव के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे पेगस स्पाईवेयर केस आपको तो पता है बड़ी फेमस हुई थी। यहाँ पे अपोजिशन का कहना था कि हमारे फ़ोन टैप किए गए थे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके द्वारा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की, उस कमेटी ने जो भी मतलब बताया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जो ये मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, मतलब हमने अभी 2 केसेस देखे जो 2023 के मतलब अभी के थे। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक्ट प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मध्यस्थी की, मतलब क्यों इंटरवेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 उसका उल्लंघन हो रहा था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, महत्व, इसका महत्व क्या है कंप्लीट जस्टिस का? तो यहाँ पे इंश्योरिंग इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है? इक्वालिटी मतलब सबको समान राइट्स मिलना, ठीक है, लेकिन सबको समान राइट मिले हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास समान राइट्स होने के मतलब इक्वल राइट होने के बावजूद भी वो पीछे रह जाते हैं। तो अगर उनको हम थोड़ा सा बूस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है इक्विटी। मान लीजिए कि ये एक दीवार है और सबको इस दीवार के यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो देखने का हक है, मतलब राइट है, ये इक्वल ही है सबको। लेकिन किसी की हाइट ज़्यादा है, मान लीजिए पैसों से, मान लीजिए ऐसे ही, मान लीजिए इस यहाँ तक वो देख सकता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसकी हाइट ही नहीं है, मतलब यहाँ तक ही उसकी हाइट है और वो इसके पास इक्वालिटी है, इसके बराबर ये देख सकता है, कोई गुनाह नहीं होगा उसका, फिर भी वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि ये खुद ही वनरेबल है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे हम टूल प्रोवाइड कर देते हैं या चेयर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आसानी से इधर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको देख सकता है। तो इसको बोला जाता है, जो हम यहाँ पे टूल या चेयर लगा रहे हैं उसको बोला जाता है इक्विटी, मतलब थोड़ा सा उसको आधार दे के आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, कोर्ट अवॉर्डेड कंपेंसेशन टू उपहार ट्रेजेडी विक्टिम डिस्पाइट नो क्लियर लीगल रिमेडी। ये आपको पता है, ये उपहार ट्रेजेडी, उपहार एक सिनेमा था दिल्ली में, तो वहाँ पे 1997 में ट्रेजेडी हुई थी। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए थे।
लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन कब किया? 2015 में। ये केस जो था वो था ये मतलब ये हादसा, ये ट्रेजेडी हुई थी 1997 में, और ये केस चल रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया 2015 में, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी विक्टिम्स है उनको आप कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे। तो ये 2021 में भी इनको कोई सज़ा नहीं थी। आई थिंक जो भी लोग थे जिनकी भी निग्लिजेंस की वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी, वो जो कोई ब्रदर थे, तो उनको यहाँ पे सज़ा नहीं दी थी, लेकिन वो 60 करोड़ कुछ ऐसा कंपेंसेशन उनको बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इतना करोड़ जो कंपेंसेशन है वो विक्टिम को प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन फिर जो विक्टिम्स की फैमिली थी उन्होंने बोला कि नहीं, पैसे से तो इनको सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ पैसे ही, मतलब ये जो हमारा लॉस हुआ है सिर्फ पैसे से थोड़ी भर के आएगा, और इनको सज़ा भी तो होनी चाहिए। तब जाके उनको 2021 में 7 साल की कुछ सज़ा सुनाई गई थी। मतलब 1997 में जो ट्रेजेडी हुई थी, देखो कितना डिले हुआ इसमें। लास्ट में यहाँ पे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, तब जाके इनको कंपेंसेशन तो मिलने की मतलब एक उम्मीद होती है ना, कंपेंसेशन तो मिल गया, लेकिन वो सज़ा तो नहीं मिली थी। फिर बाद में वो सज़ा भी उनको दे दी गई। तो ये इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट, ये महत्व है आर्टिकल 142 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 140 जो है 42 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, तो ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, डिक्रिमिनलाइजेशन सेक्शन 377, ये 2018 में किया गया था। इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ LGBTQ राइट्स, जो ये कम्युनिटी है इनके राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया था। अंडर द केस हुआ था, फेमस केस है ये, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस था। तो यहाँ पे इसको जो है ये सेक्शन को हटा, मतलब उन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया। मतलब यहाँ पे उनका जो फंडामेंटल राइट था, LGBTQ जो कम्युनिटी है उनका फंडामेंटल राइट था, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक मिनट, फिफ्थ लिखा है मैंने यहाँ पे, नहीं सॉरी फोर्थ है ना, हाँ, सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के इंटरेस्ट जो होता है उनको सेफ गार्ड किया जाता है आर्टिकल 142 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व मैटर्स ऑफ ग्रेव पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन। जो भी मतलब जैसे पब्लिक के वेलफेयर की बात हो, उनके हक की बात हो, तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन इन टेलीकॉम AGR ड्यूज केस एंड सिक्योरिंग पेमेंट्स फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू जो आता है टेलीकॉम से, उसको प्रोटेक्ट किया गया था यहाँ पे। ये 2020 की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट लिखा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप उठाए थे, मतलब इंटरवेंशन किया था। जैसे कि ताजमहल प्रिजर्वेशन केस है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ताजमहल का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है उसके प्रीमाइसेस में, उसके जो इर्द गिर्द वाले एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से ताजमहल का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी ये आसपास, आई थिंक 100 स्क्वायर या कुछ ऐसा दिया है, पर्टिकुलर लिमिटेशन दिया है कि उसके अंदर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर दूर पे होनी चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था ताजमहल वाले केस में। और गंगा पोल्यूशन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले, और हम केसेस भी यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 है बट मैंने 5th लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी इन जस्टिस डिलीवरी।
जब जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ यही नहीं होता है कि मतलब नहीं हमने तो जस्टिस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है या स्ट्रिक्टली ही डिलीवर करना है, ऐसे नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ऐसे मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि इनोवेटिव हो। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इस्टेब्लिश ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन 1984 एंटी सिक्स रिवॉर्ड केस टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जो सिक्स के रिवॉर्ड्स हो रहे थे, एंटी सिक्स वाले रिवॉर्ड हो रहे थे 1984 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे एक जो टीम है उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद ही कोई एक्शन हम लेंगे। ऐसे ही नहीं कि हाँ ऐसे ही देखा और चल दिए, एक्शन ले लिया, ऐसे नहीं। पहले हम प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद एक्शन लेंगे। इस तरह से मतलब ये फ्लेक्सिबल हो गया ना, जस्टिस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे मतलब एक नहीं होता क्या कि अंधाधुंध अगर आप स्टेप उठा लेते हो तो कभी कभी इनोसेंट लोगों को भी सज़ा मिल जाती है। और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे केसेस है कि जिनकी गलती भी उनको उम्र पूरी कट जाती है जेल में और ये भी नहीं प्रूव होता कि वो गिल्टी थे उस एक्ट में या उस क्राइम में। ये नहीं होता है, प्रूव भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे इंडिया में भी केसेस निकल के आए। अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस इंसान ने पूरी अपनी ज़िंदगी मतलब 23 के एज में वो जेल में गया था और उसकी उम्र पूरी ख़त्म भी हो गई, वो 75 साल का हो गया, फिर भी वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ। मतलब जो भी उसके अगेंस्ट केस था उसमें वर्डिक्ट ही नहीं दिया गया कि वो गिल्टी है या नहीं है। उसने ऐसे ही सज़ा काटी पूरी अपनी ज़िंदगी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उस इंसान की। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ चीज़ें होते हैं। यहाँ पे हम चैलेंजेस भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा है। जैसे चैलेंजेस में अगर आप लिख सको तो ऐसे कि जुडिशियल का ओवर रिच होता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही इंटरवेंशन करता है, जहाँ पे नहीं करनी चाहिए वहाँ पे भी कर देते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये भी चैलेंज हो सकता है। फिर ब्रॉड डिस्क्रेशन अलाउड, जो डिस्क्रेशन पावर है वो ज़्यादा अगर अलाउड की जाती है तो इससे क्या हो सकता है कि जो पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर होती है बिटवीन जुडिशरी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको भी मतलब क्या बोलते हैं, उसको ब्रीच हो सकता है, उसको धोखा निर्माण हो सकता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है होनी चाहिए टू अवॉइड एनक्रोचमेंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डोमेन्स में। अगर जुडिशरी का रिस्ट्रेंट नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए होना चाहिए, इनका एनक्रोचमेंट को अगर अवॉइड करना है तो होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग लीगल मैकेनिज्म लाइक डाटा प्राइवेसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट चेंज है, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए कि नहीं हो फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्राइम से हम अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो और DPSP का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 39A जो है, फ्री एंड फेयर एड लीगल एड मिले उनको, तो इसके लिए DPSP में भी जो आर्टिकल है उसका भी अवेयरनेस होना चाहिए। लोगों को ईजीली वो एक्सेस कर सके लीगल जस्टिस, तो इससे रिलेटेड भी उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। और लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 इज प्ले क्रूशियल रोल टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। यहाँ पे आप ये संस्कृत का कोट भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, यथो धर्म तथो जय, वेयर देयर इज अ जस्टिस देयर इज अ विक्ट्री। तो अगर हमारे यहाँ पे जस्टिस है तो क्राइम की संख्या भी कम हो सकती है, मतलब हमारी विक्ट्री भी हो सकती है। तो ये हमारे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस थे आर्टिकल 142 के अंदर। ठीक है, तो होप कि आपको ये सही लगे और आप प्लीज़ इसके अंदर जो भी मैंने केसेस बताए आप लिख के रखो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। जब भी
कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और डोंट फॉरगेट अबाउट द प्रीलिम टेस्ट। ओके, आज के लिए इतना ही।